आज हम लोग पढ़ते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान, जिसमें 5,000 प्लस चैप्टर वाइज वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझाए हैं, बताए हैं सर ने, जो कि आपको पता ही है कि जो कि आदित्य रंजन सर का ये बुक है, जो कि ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टेड है। तो चलिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं फिजिक्स का। अध्याय 1 है मात्रक, विमाएँ तथा गति के नियम। सबसे पहला दिया हुआ है चैप्टर में दूरी की माप। पहला दिया हुआ है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई कहलाती है। बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई SI इकाई के गुणनफल होते हैं, जिसका क्या होता है, डेका, हेक्टो, किलो। डेका का मतलब 10 पावर 1 हेक्टो 10 पावर 2, किलो 10 पावर 3 आदि। छोटी दूरी मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ SI इकाइयों के उपगुणक हैं, जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो। इस तरह से आप देख रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसी, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑक्टो, ये सभी दिया हुआ है। और ऊपर दिया हुआ है यहाँ से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्जा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग दिया हुआ है, यहाँ से इंक्रीजिंग दिया हुआ है, जो कि आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। नेक्स्ट, अब अगला जो है बड़ी दूरी मापने के लिए क्या चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी दूरी मापने के लिए इसमें ये दिया हुआ है कि बड़ी दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो कहेंगे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.467 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है खगोलीय इकाइयों के द्वारा। एक खगोलीय इकाई कितना के बराबर होता है, तो एक खगोलीय इकाई जो होती है वह 1.496 गुना 10 पावर 11 मीटर के बराबर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पास्कल है। हमेशा रखेंगे, सबसे बड़ा पास्कल होता है। उसके बाद कौन होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है। तीसरे में खगोलीय इकाई होती है। एक पास्कल पार्सेक होती है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.086 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है। 3.086 गुना 10 पावर 16 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर क्या दिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। लंबाई के प्रयोग में प्रयोगात्मक मात्रा क्या है, एक फर्मी, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक फर्मी बराबर कितना, 10 पावर-15 मीटर। एक पिको 10 पावर-12 मीटर। एक एंगस्ट्रम, जो कि बहुत बार ये सवाल पूछता है, 10 पावर-10 मीटर। एक नैनो 10 पावर-9 मीटर। एक माइक्रो 10 पावर 6 मीटर, या 0.001 mm। भौतिक राशियाँ एवं और मात्रक, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं, मानक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रक भौतिक मात्रक कहलाती है। उदाहरण के लंबाई, द्रव्यमान, समय, कुल मिलाकर के बात किया जाए तो मूल मात्रक 7 हैं, जो कि नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे 7 है। कौन कौन से हैं, तो वो सभी भी आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाई की प्रणाली है, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। CGS पद्धति और MKS पद्धति के किस नाम से जाना जाता है, यानी कि उसको किस नाम से, मैट्रिक सिस्टम से। FPS को किससे, ब्रिटिश पद्धति को। और MKS पद्धति का ऐसा यानी कि इसको किस नाम जाना जाता है, तो MKS प्रणाली जो है, ये जो है इंटरनेशनल प्रणाली होती है, इसलिए SI नाम से उसे जाना जाता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है। CGS पद्धति यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। MKS पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। FKS पद्धति फुट, पाउंड, सेकेंड। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, तो कहेंगे मौलिक माप या आधारी माप कहते हैं, यानी मूल माप या आधारी माप कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी भाषा थोड़ा सा ये है, बाकी सब कुछ सेम ही है। मात्रक की दो ये तो 7 मात्रक हो गया। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। संकेत में मीटर को M से, किलोग्राम को kg से, सेकेंड को S से, यह SEC में दे सकते हैं, यानी S। केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडेला का CD, मोल को मोल। मीटर का बीमा क्या होता है, L होता है। किलोग्राम का M होता है, सेकेंड का T होता है, केल्विन का K, एम्पियर का A, कैंडेला का C और मोल का N होता है। ठीक है,
माप की दो पूरक इकाई भी है, समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण का सही मात्रक रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें दिया हुआ है, वह मापामान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है क्या कहलाता है, तो मानक इकाई यानी एसआई यूनिट कहलाता है। अब क्या क्या है, तो इससे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो मीटर स्क्वायर, यानी इसको एल से बीमा होता है तो एल स्क्वायर करते। आयतन एम क्यू, चाल मीटर पर सेकेंड, वेग मीटर पर सेकेंड, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल न्यूटन, संवेग न्यूटन सेकेंड, आवेग केजी मीटर पर सेकेंड, दाब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को पास्कल भी कहते हैं। पृष्ठीय तनाव केजी पर सेकेंड स्क्वायर, घनत्व केजी पर मीटर क्यूब, कोणीय वेग पर सेकेंड। कार्य का क्या होता है, तो कार्य का होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। उसके बाद कोणीय विस्थापन रेडियन, शक्ति का वाट भी होता है या जूल पर सेकेंड, इसी को वाट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक और ऐसा बीमा दोनों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इधर देखते हैं हम लोग समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र। समान मात्रक का समान विमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ, चाल वेग का क्या होता है, एल टी इनवर्स यानी कि मीटर पर सेकेंड होता है तो एल टी इनवर्स लिख दिया। भार और बल का एक होता है एम एल टी माइनस टू, प्लॉक नेतांक या कोणीय संवेग का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, कार्य ऊर्जा और ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, कार्य ऊर्जा और बलाघूर्ण का क्या होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक ये और ये सभी का जो है एम एल इनवर्स टी माइनस टू होता है। अब सदिश और अदिश क्या होता है, सदिश और अदिश, सदिश वीर जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं सदिश कहलाते हैं, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं अदिश कहलाते हैं। सदिश का एग्जाम्पल क्या होता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि ट्रिक इसका ये है कि जिसमें वो होता है ना तो वो एक तरह से सदिश दिखाया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें वो नहीं भी है अदिश भी है, लेकिन इतना तो है कि जिसमें वो होता है वो सदिश होता है। अदिश ऐसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, अदिश कहलाते हैं। ये साधारणतः बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करते हैं। अदिश राशियाँ द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, जैसे मैंने बताया था अभी कि वो वाला जो है कुछ हिस्से हैं जो कि नहीं भी होता है, जैसे विभव जो है अदिश राशि है, बाकी लेकिन वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र ये सभी क्या है, सदिश राशि हैं। सदिश को जोड़ का त्रिभुज का नियम क्या है, तो यानी कि इसको सदिश को जोड़ेंगे तो वेक्टर आर यानी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है। सदिशों को जोड़ का समांतर क्रम में क्या होता है कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर हम लोग देखते हैं आर बराबर √100 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1 के बीच होता है। ठीक है, अब सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सरल रेखीय गति में दिया हुआ है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो सरल रेखीय गति होती है। आवर्ती गति कितने प्रकार के होते हैं, तो कहेंगे आवर्ती गति के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन सरल लोलक गति, एक समान वृत्तीय गति, झूले की गति, इसका उदाहरण क्या क्या है, झूले की गति, घड़ी की सुई की गति, पेंडुलम, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। वस्तु किसी मध्य या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलता है तो क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। गति की दर प्रति इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी चाल कहलाती है। चाल का सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग देखते हैं कि सबसे कम दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा है तो ये इसका विस्थापन हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये दूरी हो गया है। सबसे लंबी लंबाई जो है वह दूरी का होती है, और सबसे कम लंबाई छोटा प्रति किसका होता है, विस्थापन का होता है। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। वेग की दिशा में त्वरण क्या तो सकारात्मक होती है, विपरीत दिशा में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होती है। वेग की विपरीत दिशा में नकारात्मक होती है। जब वस्तु
समान समय अंतराल में वेग की समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो एक समान त्वरण होता है, और जब असमान दर से चलता है तो असमान त्वरण होता है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का। भारी यातायात में वाहन किसके उदाहरण है? तो असमान त्वरण का। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण को दर्शाता है। न्यूटन के गति के नियम की क्या विशेषता है? तो सभी गति के नियम हैं एक समान रेखीय के एक समान त्वरण पर आधारित करता है। अब न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु पर एक ही अवस्था में रहने की प्रवृत्ति होती है जो कि जड़त्व कहलाता है। यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। बस इतना इसका मुख्य फोकस है। जड़त्व किसकी समानुपाती होता है? तो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसे माप जाते हैं? तो जड़त्वता किसकी माप होती है? जड़त्वता की माप होती है। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने की असमर्थता को क्या कहते हैं? गति की जड़त्वता कहते हैं। किसी पिंड में अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को आराम की जड़त्वता के रूप में मापा जाता है, और गति दिया रहेगा तो गति की जड़त्वता में मापा जाता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला लंबी यानी कि ऊंची छलांग लगाने से पर क्या करता है कि कुछ दूर दौड़ता है ताकि क्या हो? गति की जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करे। एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? तो दौड़ने से क्या होता है कि गति का जड़त्व उसे दौड़ाए रखती है। यानी कि अगर रुक जाएगा तो क्या होगा? आगे गिर जाएगा, क्योंकि इसका क्या नियम है कि चलती बस में अचानक ब्रेक लगाने से आप देखते होंगे यात्री आगे की तरफ झुक जाता है। ये सब उदाहरण भी है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। रुके हुए वाहन में अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। यानी कि जड़त्व का पूछ ले चाहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का पूछ ले, तो दोनों में से किसी का भी हम लोग बोल सकते हैं। बल की परिभाषा किस नियम पर कही जाती है? तो कहेंगे बल की जो परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान देना है। बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम, लेकिन बल का जो यदि कह देगा बल का सूत्र किसे दिया है? तो न्यूटन का दूसरा नियम, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। जब खड़ी बस चलने लगता है तो उसे खड़े यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम है? तो कहेंगे जड़त्व का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। उसके बाद वस्तुओं के स्थिर रखने या एक ही वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति होती है, तो गति का प्रथम नियम। जड़त्व के नियम को ही क्या कहते हैं? न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। गति का पहला समीकरण किसको दर्शाता है? तो कहेंगे अंतिम वेग, और किसको दर्शाता है? तो समय को दर्शाता है। यानी कि पहला और लास्ट को समझना है, ठीक है? पहला और लास्ट को लेना है, यही होती है। पहला और जो लास्ट होता है वही वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि वही देखा जाता है। गति का पहला समीकरण किसको निरूपित करता है? तो कहेंगे वेग और समय को निरूपित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं कि गति के दूसरा नियम क्या है और तीसरा नियम। ये चैप्टर खत्म हो जाता है यहीं पर। तो पहले दूसरा तीसरा देख लेते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है? तो गति के दूसरा नियम में क्या था कि स्थिति और इसका यानी समय, स्थिति और समय के बीच संबंध कराता है। बहुत ही आसान शब्दों में बताया गया है, क्योंकि ये किताब पर्सनल खुद से पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। बल का सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो बल का सूत्र जो है न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। बल का सूत्र F बराबर ma होता है। तो ए क्या है? त्वरण है, और F क्या है? जो कि द्रव्यमान है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के क्या होती है? समानुपाती होता है, जो कि न्यूटन का दूसरा नियम होता है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित नहीं होती है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्ररक्षक तेज गति से आती गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, वह गेंद को पकड़ लेता है। किसका कारण? यानी पीछे की ओर खींचता है वो किसके कारण? कहेंगे न्यूटन के दूसरा नियम के कारण। क्यों? क्योंकि यदि वो उसी जगह पर रखा रहेगा तो क्या होगा? या तो बॉल उछल जाएगा यानी छूट जाएगा, या तो उसे चोट का एहसास होगा। इसी वजह से क्या करता है? पीछे की ओर खींचता है। टेनिस खेल की तुलना में क्रिकेट खेल में अधिक चोट लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है, इसलिए गद्दा लगाता है। तो ये सभी इसका एग्जाम्पल है। ऊंची या लंबी कूद से ज़मीन को खोदकर हल्का किया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किया जाता है। तो
यानी कि ये दिखाई देता है कि चोट से बचने के लिए, यानी कि ट्रिक इसमें क्या है, सेकेंड नियम में चोट है, यानी कि कोई भी चीज़ पर चोट लगाया जाएगा तो वो क्या होगा, सेकेंड नियम का ट्रिक होता है। ठीक है, ये खुद से अपना आप भी खुद भी बना सकते हैं, जो आपका हो अच्छा। आवेग, बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। I बराबर NS। ठीक है, NS नॉर्थ साउथ हम इसको समझते हैं, I नॉर्थ साउथ। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड, यानी कि इसको यदि पूरा बढ़िया से देखें तो kg मीटर पर सेकेंड होता है। अगला, यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, उसे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाया गया बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ लेता है। सीमेंट के फर्श पर फिसलने पर लगने वाली आदमी को रेत के टीले पर गिरने से अधिक चोट लगता है, यानी कि सीमेंट के फर्श पर अधिक चोट लगेगा और रेत के टीले पर कम चोट लगेगा। अगला, न्यूटन के तीसरा नियम, थर्ड लॉ क्या कहता है, तो कहेंगे जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो विपरीत, यानी कि बंदूक पीछे की ओर विपरीत दिशा में एक बल लगाता है, जो कि न्यूटन का तीसरा नियम का प्रतिशोध करता है। यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी आगे की तरफ बल लगेगा तो पीछे की तरफ भी क्या होगा, पीछे की तरफ भी एक बल कार्य करेगा, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो कहेंगे एक महिला क्या करता है, कुएं में पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से क्या होता है, पीछे गिर जाती है। यानी कि ये सभी जितने भी है ना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको घेरे हुए हैं सर। गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना क्या है, न्यूटन का तीसरा नियम का उदाहरण है। तैरती सड़क पानी से टकराना, तैरते समय पानी से टकराना क्या होता है, यानी कि तैरते समय पानी से टकराना, ये भी तीसरा नियम है, क्योंकि जितना ज़ोर से हम हाथ आगे बढ़ाते हैं उतनी ही ज़ोर से पानी जो है हमें विपरीत दिशा में, यानी कि हम जितना आगे पीछे खींचते हैं उतना ही हमारे ऊपर वो बल लगाता है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ान भरना, गति का तीसरा नियम का उदाहरण ये सभी हैं। और संवेग का संरक्षण का नियम भी क्या होता है, गति का तीसरा नियम होता है। तो ये सभी इतना कुछ था। चलिए, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसी पर इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं, बाकी कैसा लगा थोड़ा बताइएगा मुझे भी।